तो आज हम एक प्लेलिस्ट में एक और पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं करेक्ट एंड इनकरेक्ट सेंटेंसेस। जो सही जुमले होते हैं और गलत होते हैं, हमें ये कुछ टेस्ट्स में ऐसे किस्म के सेंटेंसेस आ जाते हैं जहां हम कहते हैं कि एरर ढूंढो, एरर डिटेक्ट करो। ठीक है। या अगर कोई रिटन में कोई टेस्ट है, जैसे यूपीएससी इंडिया में टेस्ट लेती हैं, या सीएसएस में, पीएमएस में, या किसी भी जॉब प्रिपरेशन में अगर रिटन में अगर आपको वो सेंटेंस देते हैं, जैसे सीएसएस में लेते हैं कि आप इसको जो है इनकरेक्ट सेंटेंस को करेक्ट तरीके से जो है लिखो। या समटाइम्स अगर कोई बच्चे जो है इंट्रेंस टेस्ट देते हैं यूनिवर्सिटी की, ठीक है, इंट्रेंस टेस्ट या जिसे हम एंट्री टेस्ट कहते हैं, तो उसके लिए भी ये जो प्ले लिस्ट में ये जो पोर्शन होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम कुछ जो है यहाँ पर ग्रामर की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। हो सकता है जो बेसिक लेवल के हों स्टूडेंट्स उनको ये चीज़ें समझ में ना आए, लेकिन जो कहीं से भी इंग्लिश ग्रामर पढ़ के आएँ अपने लोकल अकेडमी से, अपने टीचर से, अपने एरिया के जो भी टीचर्स हैं, तो इंशाल्लाह उनके कॉन्सेप्ट जो हैं इस वीडियो में और क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि एक टेंस के हिसाब से पहला सेंटेंस है, ही हैड गॉन टू कराची। वैसे देखा जाए तो ये सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो क्या है कि कंडीशन की बात की जाइए। देखो हमारे पास जो एक टेंस होता है पास्ट, एक टेंस होता है हमारे पास प्रेजेंट, और एक होता है हमारे पास फ्यूचर का। तो ये जो है ना, क्योंकि टाइम हमारे पास तीन हिसाब से, एक टाइम वो होता है जो पास्ट में को रिप्रेजेंट करता है, एक टाइम हमारे पास वो होता है जो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है, और एक वो जिसमें हम रह रहे हैं। तो इस हिसाब से टाइम जो है वो 3 पोर्शंस में है, तो टेंस भी हमारे पास 3 है। और मज़ीद क्या होता है कि एक टेंस में 4 टेंस और होते हैं, 4 इसमें और ये 4 इसमें, तो टोटल होते हैं 12 टेंस हमारे पास होते हैं। तो सवाल ये है कि अगर हमारे पास 3 एक ही पास्ट है तो ये उसके 4 पोर्शन क्यों किए गए, एक ही प्रेजेंट है तो उसके मज़ीद जो है 4 किस्म क्यों हैं, एक ही फ्यूचर है तो उसके क्यों हैं। ये इसलिए क्योंकि कभी कभी हम अगर पास्ट की बात करते हैं तो एक बात नहीं करते, उसके साथ 3-4 बातें और भी करते हैं। ऐसे ही अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर की 4-5 बातें इकट्ठा इकट्ठा जो है बोलते हैं। तो इसलिए अगर ज़्यादा हम बोलते हैं किसी भी टेंस के बारे में तो ज़ाहिर सी बात है हमें जो है डिफरेंट सेंटेंसेस बनाने होते हैं, इसलिए हमें डिफरेंट जो है ना वो 4-4 तरीके जो है वो यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे ये एक पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, देखा जाए तो ये एक ऐसे ही नॉर्मली अगर देखा जाए सब्जेक्ट, उसके बाद हेड लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, और ये किसी भी सिटी के लिए हम टू लगाते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन जो गलती यहाँ पर है वो ये है कि जब हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें किसी और टेंस को शुरुआत में लगाना होता है, ठीक है, तो जाके ये सेंटेंस परफेक्ट होता है। या हम क्या करते हैं, इसके अगर इसको हम करेक्ट करें तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, 2 तरीके हैं। या तो हम इसको पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कर दें कि ही हैड गॉन टू कराची, आप इसको क्या करें, ही वेंट टू कराची, ठीक है, ये गान के लिए स्ट्रक्चर यूज़ होता है। तो ही वेंट टू कराची, आप सिंपल ही वेंट टू यूज़, मतलब ये पास्ट सिंपल है और ये पास्ट परफेक्ट होती है, ये गलत है। अगर इसको एक तरीका ये हो गया सही करने का। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर आप ऑलरेडी लगाएं, ही हैड ऑलरेडी। कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक टेंस पे यूज़ होते हैं, तो दूसरा तरीका ये है, आप इसको ऐसे करेक्ट कर सकते हैं, ही हैड ऑलरेडी गॉन टू कराची। तो ऐसे ये सेंटेंस जो है करेक्ट हो गया, क्योंकि मैं एडवांस लेवल की बात कर रहा हूँ, इसलिए ये मैं जो है लिखने वाली चीज़ें बता रहा हूँ। अगर बच्चों के इंट्री टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कि इसमें एरर कौन सा है, तो इसमें जो एरर है वो ये है, ठीक है। ऑप्शन होगा कि ए ही, ऑप्शन ये होगा हेड गॉन, बी ऑप्शन सी होगा मसलन टू को होगा, या सी पे टिक होगा कि इनमें से कौन सा एरर है। तो गलती इस पर कौन सी है, ये इस हेड कान की गलती है, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ के हिसाब से मैंने बता दिया, और रिटन में कैसे लिखा जाए वो भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ क्लास होता है। इफ़ वाला क्लास जो भी होता है, क्लास किसे कहते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट हो और जिसमें एक प्रेडिकेट हो। अब हम क्लास के मज़ीद किस्म भी पढ़ते हैं, ठीक है, कौन से क्लास होते हैं, सब डिपेंडेंट क्लास होता है हमारे पास, इंडिपेंडेंट, लेकिन वो आज का टॉपिक नहीं है इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करते। तो सिंपली आप ये समझिए कि इसमें क्या होता है कि ये देखो मैंने कामा दी है, एक ये है चीज़ यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट है,
और कामा के बाद एक ये चीज़ है, ठीक है, जिसमें अगेन एक सब्जेक्ट आ गया है। तो आप देख रहे हो दो सब्जेक्ट है, यहाँ पर एक यू सब्जेक्ट है और यहाँ पर एक आई सब्जेक्ट है। तो जो इफ़ वाला जो है सब्जेक्ट होता है ना, इसे हम कहते हैं इफ़ क्लास। याद रहे कि इफ़ क्लास अगर आप पास्ट में यूज़ करते हो तो फिर तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हो तो इफ़ वाले क्लास के साथ कभी भी जो विल है ना, वो विल नहीं आता। मतलब इफ़ वाले क्लास को ये विल हटा दो तो सिर्फ क्या होगा, इफ़ यू कम। तो ये किस में हो गया, प्रेजेंट सिंपल में हो गया, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में हो गया, लाजमी नहीं कि प्रेजेंट सिंपल, लेकिन प्रेजेंट में हो गया। तो इफ़ क्लास कभी भी फ्यूचर के साथ इस्तेमाल नहीं होता, ये बस पॉइंट याद रखने कि इफ़ के साथ विल नहीं लगाना, ठीक है। क्या होगा, इफ़ यू कम आई विल हेल्प यू। तो इसको देखो ऐसे ही मैंने करेक्ट कर दिया है, सेम सेंटेंस है, जस्ट इसमें जो है विल नहीं है। देखो, इफ़ यू कम आई विल हेल्प यू। तो आज हमने क्या सीखा कि इफ़ क्लास के साथ विल नहीं लगाना। नेक्स्ट हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं अनलेस। अनलेस का मतलब होता है जब तक के नहीं, जब तक नहीं। तो इसमें ऑलरेडी जो है ना वो नॉट का सेंस है, न का सेंस है, नॉट का। तो अगर इसमें ऑलरेडी नॉट का सेंस है तो डू नॉट इसमें भी अगर ओपन करें तो ये होगा डोंट। डोंट को अगर हम ओपन करें तो ये क्या होगा, डू नॉट। तो देखो अगर यहाँ पर नॉट है तो यहाँ पर नॉट आने की ज़रूरत नहीं है। ग्रामर में और मैथमेटिक्स में कभी भी चीज़ें रिपीट नहीं होती, क्योंकि इनको रिपीटेशन नहीं अच्छी लगती, ठीक है। तो ये कैसे होगा, अनलेस यू वर्क हार्ड। तो इसमें ये नॉट निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर नॉट अकेला नहीं आता, डोंट के साथ आता है, तो अगर हम ये दोनों निकाल दें तो क्या होगा, इफ़ यू वर्क हार्ड। इसमें देखो अनलेस, सॉरी इफ़ नहीं, अनलेस। अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस का मतलब है जब तक के नहीं, जिसे इसकी मीनिंग क्या होगी, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। अनलेस का मतलब है जब तक नहीं, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे यू विल नॉट पास द एग्जामिनेशन, तुम एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कहते हैं कि अनलेस के साथ कभी भी नॉट नहीं लगाना। जैसे इफ़ के साथ विल नहीं लगाना, ऐसे अनलेस के साथ हमें नॉट कभी भी नहीं लगाना। लगा होगा तो वो सेंटेंस गलत होगा। नेक्स्ट है एक स्ट्रक्चर है, दो वर्ड्स होते हैं, हम जब इंग्लिश ग्रामर बच्चों को पढ़ाते हैं, एक होता है एज इफ़ और एक होता है एज दो। मीनिंग दोनों की सेम होती है, एज इफ़ और एज दो। इसका मतलब होता है कि जैसे कि, हिंदी में हम कहते हैं जड़त, ठीक है, जैसे कि। तो इनके साथ हम जो आगे वाला सेंटेंस यूज़ करते हैं उसमें हमेशा कोई भी सब्जेक्ट हो, बेशक ये ही हो, शी हो, सिंगुलर हो, उसके साथ हम वर लगाते हैं। ये याद रहे, क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। अब आप कहोगे सर हमने तो पढ़ा है कि पास्ट में सिंगुलर के साथ वाज लगता है, लेकिन भाई ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो मैंने दो बताए हैं, एज इफ़ और एज दो, ये क्या करते हैं, ये इमेजिनेशन को मतलब बताते हैं। इमेजिनेशन हम कहते हैं तस्वर को, ठीक है। तस्वर मतलब हकीकत नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे यार ये बैठा ऐसे ही जैसे कि शाहरुख खान हो। अब ये तो शाहरुख खान नहीं है, ये हकीकत तो नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक हम अपने माइंड में यूज़ कर रहे हैं कि यार ये बैठा तो ऐसे ही जैसे शाहरुख खान है, ये खा तो ऐसे रहा है जैसे ये सदियों से भूखा हो। तो ऐसी चीज़ें जो हकीकत में ना हो, जो जस्ट इमेजिनेशन हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जो ना एज इफ़ या एज दो यूज़ करते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनके साथ जो आगे वाला सब्जेक्ट होगा ना, उसके साथ हम वर लगाते हैं। तो यहाँ देखो इज़ लगा हुआ है, तो यहाँ पे गलती जो है वो इज़ वाली है, ठीक है। वैसे हम ही के साथ इज़ लगाते हैं, सही बात है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये रियलिटी वाला सेंटेंस नहीं है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसकी मीनिंग क्या निकलेगी कि ये ऐसे, इट लुक्स, ऐसे लग रहा है जैसे ये एक पागल हो, क्रेजी हो। तो ये हकीकत नहीं है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि शायद ये पागल है। उसके बाद ये मैंने कुछ वर्ड्स लिखे, जो तीन वर्ड है, लव, मैरी और एग्जाम्पल, इनके साथ विथ नहीं लगता, ठीक है। तो अगर इनके साथ विथ लगा हुआ हो तो आप समझ जाना कि ये सेंटेंस गलत है, इसलिए मैंने इनके फुल सेंटेंसेस यहाँ नहीं लिखे, जस्ट वर्ड लिखे। एग्जाम्पल का मतलब है कि उस जैसा लगना, जैसे शी रिजम्बल्स हर मदर, वो अपनी मॉम की तरह लग रही है। अगर यहाँ पे विथ लगा होगा, शी रिजम्बल्स विथ हर मदर, तो ये क्या होगा, ये गलती हो जाएगी। ऐसे ही ही मैरिड विथ अ ब्यूटीफुल गर्ल या वुमन, गर्ल लगता है कि इसने एक अच्छी जो खूबसूरत लड़की से शादी की है। अगर मैरिड के साथ यहाँ पर पास्ट में यहाँ पर विथ होगा तो वो सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे ही आई लव यू हम कहते हैं, आई लव विथ यू नहीं कहते, क्योंकि लव के साथ भी विथ नहीं लगता। हाँ एक बात है, लव अगर नाउन हो जाए, ठीक है, तो नाउन के साथ विथ लगता है, लेकिन क्योंकि ये हम वर्ब पढ़ रहे हैं, वर्ब वो होते जो मैंने बताया था कि सिंधी में जो वर्ण पर ख़त्म होते और उर्दू में जो ना पे ख़त्म होते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, ये सारे वर्ब होते हैं। तो क्योंकि ये वर्ब है ना, ये तीनों वर्ब विथ नहीं लगाते, विथ नहीं अपने साथ लेते। अगर इनके साथ विथ आप देखो तो समझ जाना कि सेंटेंस गलत है।
उसके बाद एक वर्ड है, काफ़ी सारे हमने जो है यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन्स डिस्कस करने हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो काउंट नहीं कर सकते उन अनकाउंटेबल के साथ हमें अ या एन नहीं लगाना होता। तो अगर उनके साथ अ या एन लगा होता है तो वो सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं। या उनको अगर, एक बात तो इनकी ये है कि इनके साथ आर्टिकल नहीं लगता अ या एन, और दूसरी बात इनको प्लूरल नहीं किया जाता, इनको प्लूरल में नहीं लिखा जाता, ये याद रहे। जैसे यहाँ देखो, ये एक फर्नीचर एक अनकाउंटेबल वर्ड है, तो ये फर्नीचर्स नहीं होगा, तो इसमें गलती क्या है? ये एस निकालना है। तो कैसे होगा? पुट ऑल द फर्नीचर, नॉट पुट ऑल द फर्नीचर्स। ये एक बड़ी मिस्टेक है। तो क्या होगा? पुट ऑल द फर्नीचर। तो कभी भी फर्नीचर्स मत लिखना। फर्नीचर जैसे हम सामान कहते हैं, घर का सामान वगैरह होता है। उसके बाद है इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन अभी मैंने बोला कि ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ क्या नहीं लगता? पहली बात तो ये प्लूरल नहीं होते, और दूसरी बात इनके साथ अ या हम एन नहीं लगाते। जैसे हमारी ये देखो, शी नीड्स एन इन्फॉर्मेशन, तो ये गलत है। तो इनके साथ अगर हमें कुछ लगाना होता है तो हम कुछ वर्ड्स बोलते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखे, इनके साथ हम अ नहीं लगाते, इनके साथ हम क्या लगाते हैं? इनके साथ हम सम लगाते हैं, इनके साथ हम मच लगाते हैं, इनके साथ अलॉट यूज़ करते हैं, या इनके साथ हम अ पीस ऑफ यूज़ करते हैं। पीस ऑफ मतलब उसका थोड़ा सा टुकड़ा, या हम कहते हैं अ बिट ऑफ। अ बिट ऑफ का मतलब होता है थोड़ा सा। तो ये वर्ड्स लगाते हैं, लेकिन अ एंड एन नहीं लगाते। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि एक और वर्ड है, जैसा ये क्लियर हो गया, शी नीड्स इन्फॉर्मेशन। तो ये सही कैसे होगा? शी नीड्स सम इन्फॉर्मेशन, या सम लगाओ या इनमें से कोई भी वर्ड लगाओ, अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, अ बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऐसे। लेकिन अ या एन नहीं लगाना, और इन्फॉर्मेशंस भी नहीं करना, ठीक है, जब प्लूरल में भी नहीं करना। ऐसे ही एक वर्ड है जैसे ब्रीड, तो ये है क्या होगा? वुड यू लाइक एन अदर ब्रेड। यहाँ पे एन अदर देखो, अ से निकला हुआ है, मतलब एक और, तो यहाँ पे एन नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा? वुड यू लाइक सम मोर ब्रेड। क्या तुम्हें कोई ज़्यादा जो है ब्रेड, डबल चाहिए, ठीक है, रोटी चाहिए, ऐसे कहते हैं हम। सिंधी में डबल कहते हैं और उर्दू में आप रोटी बोलते हो। क्या तुम्हें एक और रोटी चाहिए, या कुछ ज़्यादा रोटियां चाहिए? अच्छा, इसके बाद ये देखो, एक और यहाँ पे एक पॉइंट है कि देखो यहाँ पर जो है वुड लगा हुआ है इंट्रागेटिव, और यहाँ पे सम लगा हुआ है, क्योंकि हम जब ऑफ़र देते हैं ना, फिर हम एनी नहीं लगाते, क्योंकि इंट्रागेटिव में यूजुअली हम एनी लगाते हैं, लेकिन अगर हम किसी को ऑफ़र देते हैं तो हम एनी की जगह पे क्या लगाते हैं? सम लगाते हैं। वरना आपने देखा होगा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर इंट्रागेटिव सेंटेंसेस है तो उसके साथ हम एनी लगाते हैं। ये भी इंट्रागेटिव है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम किसी को ऑफ़र दे रहे हैं। अगर किसी को आप ऑफ़र दो तो वहाँ पे एनी नहीं, क्या लगता है? सम लगता है। एक तो ये बात, लेकिन नेचुरल इस सेंटेंस में क्या है कि हम जो है वो ब्रेड के साथ, ऐसी चीज़ों के साथ हम जो है अनकाउंटेबल चीज़ के साथ हम कभी भी अ या एन नहीं लगाते। ये पॉइंट क्लियर हो गई। उसके बाद एक और वर्ड है ट्रैफिक। अब ट्रैफिक जो है, इसमें ज़्यादातर गाड़ियाँ आ जाती है। लगता तो ये है कि ये प्लूरल है, लेकिन ये जो है प्लूरल नहीं है। इसके साथ जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है। जैसे हमारे यहाँ पे एस नहीं लगेगा, ठीक है, ये एस नहीं लगेगा। जैसे इनकरेक्ट सेंटेंस कैसे है? द ट्रैफिक सीम टू गेट वर्स टुडे। आज ट्रैफिक जो है ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। तो इसके साथ क्या होगा? सीम नहीं होगा। ये करेक्ट कैसे होगा? द ट्रैफिक सीम्स। जैसे हम टीम देखो यूज़ करते हैं, माई टीम इज़ प्लेइंग, ठीक है, आर नहीं बोलते, क्योंकि टीम में देखो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं वो खेलते हैं। तो इस ऐसे ही ट्रैफिक जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है, उसके साथ हम जो है एस लगाते हैं, मतलब उसे सिंगुलर कंसीडर करते हैं। लगता है ऐसे कि प्लूरल है, लेकिन वो हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। उसके बाद ये मैंने कुछ वर्ड लिखे, जैसे एडवाइस, ऊपर हम पढ़ के हैं, फर्नीचर, इन्फॉर्मेशन, न्यूज़। ये इनके साथ आप कभी भी इनको प्लूरल मत करें, और इनके साथ अ एंड एन ना लगाएं। तो ये कैसे होगा? इनके साथ अगर आपको कुछ लगाना है तो आपको सम लगाना है, आपको अ पीस ऑफ लगाना है, आपको अ बिट ऑफ लगाना है। ये मैं एडवांस लेवल पर बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं कोई सेंटेंस बना के नहीं कह रहा। जैसे हम एक सेंटेंस बनाते हैं, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, मतलब इसने ऐसा नहीं होगा कि ही गेव मी एन एडवाइस, ठीक है। या आप बोल सकते हो ही गेव मी सम एडवाइस। तो सम एडवाइस या अ पीस ऑफ एडवाइस, या जैसे बोलते हैं ही गॉट अ बिट ऑफ न्यूज़, मतलब इसने थोड़ी सी जो है खबर सुनी है या हासिल की है। ऐसे ही एक और वर्ड है मनी या फर्नीचर, हम पढ़ के आए, तो मनी के साथ भी अ नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि मनी भी अनकाउंटेबल नाउन है। तो क्या लगेगा? ही हैज़ मच मनी। जैसे मैंने सेंटेंस बनाया, ही हैज़ अ मनी या अ फर्नीचर, तो ये दोनों गलत है। क्या होगा? ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी। यहाँ पे क्या लगेगा? मैंने लिखा है सम यूज़ करो, या मच यूज़ करो, या क्या यूज़ करो? अलॉट ऑफ यूज़ करो।
तो क्या सेंटेंस होगा, ही हैज़ सम मनी फिर भी ओके है, ही हैज़ मच मनी फिर भी ओके है, ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी फिर भी ओके है। तो ये ग्रामर की पॉइंट्स है। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है जिसमें अक्सर कर जो स्टूडेंट्स हैं वो गलती करते हैं, ये है द बेस्ट का यूजेजेस। द बेस्ट क्या करता है, द बेस्ट लास्ट में ऑफ नहीं लगाता, ये अपने आप जो प्रीपोशंस टेक करता है वो होता है इन। जैसे ये सेंटेंस गलत है, शी इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ द यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं होगा कि ऑफ होगा, यहाँ पे जो मिस्टेक है वो ऑफ है, क्या होगा, शी इज़ द बेस्ट टीचर इन द यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ हम कहते हैं ही इज़ द बेस्ट सर्जन ऑफ द हॉस्पिटल, गलत है, क्या होगा, ही इज़ द बेस्ट सर्जन इन द हॉस्पिटल। तो ये हमने आज जो है बड़ी मेहनत से बड़ी गर्मी में करेक्ट इनकरेक्ट का पोर्शन जो है हमने क्लियर कर दिया। आपके लिए सारे जो ग्रामर के पॉइंट्स है वो मैंने क्लियर कर दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी हम ऐसे 10-12 करेक्ट इनकरेक्ट उठाएंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, एक बात और याद करना, एक बात और जो याद करने वाली है वो ये है कि स्पोकन इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश जो हम बोलते हैं, याद रहे कि अगर आपके सामने मैं हूँ या कोई और हो, नेटिव स्पीकर हो, कोई भी हो, अगर आपके सामने कोई मिस्टेक करता है बोलने में, तो आपको उसकी ग्रामर नहीं चेक करनी, क्योंकि बोलने में इंसान गलती कर जाता है। ठीक है, इंसान का कंट्रोल नहीं होता। तो ये चीज़ें जो है ना, इवन बाज़ जो रिटन एग्ज़ाम होते हैं उनमें छोटी छोटी मिस्टेक्स, जैसे ये ऑफ हो गया या क्या, ये भी कभी कभार नोट नहीं करते। ये सारी चीज़ें कभी कभी जो अच्छा, ये ऐसा नहीं कि आप गलत ही यूज़ करो, ये मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि स्पोकन लैंग्वेज में या हमें कभी कभी किसी किस्म की रिस्पेक्ट देते हैं कि अगर आप छोटी मोटी गलती कर जाते हैं, जैसे इसमें कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता रिटन एग्ज़ाम में, तो वो कभी कभी आपको पास भी कर देते हैं। लेकिन अगर कोई टेस्ट ही ऐसी है जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, हमारे पास टेस्ट के दो किस्म होते हैं, एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव टेस्ट होती है जिसे हम MCQ बेस्ड टेस्ट कहते हैं, एक हमारे पास होती है सब्जेक्टिव टेस्ट जिसे हम रिटन कहते हैं, जो लिखने वाली होती है, जैसे CSS के PMS के UPSC के लिखने वाले एग्ज़ाम होते हैं जिसमें 10-12 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो वो सब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम है ना, उसमें अगर आपने छोटी सी मिस्टेक, जैसे ये कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है, छोटी सी मिस्टेक हो गई है तो वो आपको पास कर देगी। लेकिन अगर कोई टेस्ट ही ऐसी है जिसमें जस्ट ये देखना है कि आप इसको इसमें से एरर निकालें, तो फिर तो आपको ये ग्रामर क्लियर करनी है। तो ये आज की जो वीडियो है ना, वो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, उम्मीद है इस वीडियो को पर आप वर्क करोगे, अपने दोस्तों के साथ ये कॉन्सेप्ट शेयर करोगे और अपनी दुआओं में हमें याद रखोगे।